हेलो गाइस, मैं सचिन सर स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि गाइज आपको पता है, हमारे चैनल पर डेली आपके लिए मैथ का एक शानदार सेगमेंट आता है जिसमें हम करते हैं टॉप 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। तो गाइज आज भी हम करेंगे टॉप 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस सीरीज से गाइज आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। गाइज अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, तो रेलवे में एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी, इसके लिए केवल 60 डेज शेष बचे हुए हैं। और इस 60 डे में अपनी तैयारी को चार चांद लगाइएगा गाइस, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए जिनकी ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो गाइज प्रीवियस ईयर लगाइए और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, जो कि हम यहाँ करा रहे हैं। और अभी आपकी रिसेंटली यूपी में लेखपाल और यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पर लाने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, यहाँ आपको हम डेली नए नए कंसेप्टों के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराते हैं। तो आज भी हम करेंगे टॉप 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। टॉप 15 क्वेश्चनों से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिल पाए, और वो क्वेश्चन मिल पाए जिनके आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है या कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज को। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो आइए गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। कोण बीएसी 90 डिग्री तथा कोण एसीबी 60 डिग्री है। त्रिभुज की परित्रिज्या का भुजा से क्या अनुपात है? वेरी गुड। चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। गाइस देखिए, ये हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि एक कोण 90 डिग्री फिक्स होता है, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री जरूर होगा। ठीक है ना गाइज? अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। त्रिभुज एबीसी मैंने बना लिया, और इसमें कहा जा रहा है, जैसे हम इसमें यहाँ से गाइज इसको नाम ए दे देते हैं, और इसको नाम बी हमने दे दिया, और यहाँ पे हमने सी दे दिया। ठीक है ना गाइज? अब हमसे ये पूछा गया है और कहा गया है कि कोण ए बी ए सी, यानी कि ए कोण, इसमें कहा गया है कि कोण ए 90 डिग्री है, तो हमने बना दिया यहाँ पे कोण ए 90 डिग्री है। तथा कोण ए सी बी, यानी कि जो सी कोण दिया गया है, इसने बोला है कि कोण ए सी बी इज इक्वल टू कितना दिया है? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल ए सी बी, यानी कि जो सी एंगल है वो कितना दिया है? 60 डिग्री। तो आपको ये बताना है त्रिभुज की परित्रिज्या और उसकी भुजा से क्या अनुपात है। तो प्यारे बच्चों, हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है? आपका लंब है। लंब है, इसे इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये क्या है? आपका आधार है, जिसे हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ये क्या है? आपका कर्ण है, इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों, अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस निकालना चाहें, वैसे एक प्रॉपर्टी और हम जानते हैं, इसको भी आप समझ लीजिए जरा। देखिएगा, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे कोण 90 डिग्री है, और एक कोण फिर क्या होगा? एक कोण आपका 60 डिग्री होगा और एक कोण आपका 30 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करते हैं, 60 डिग्री के सामने जो साइड होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? √3। और 30 डिग्री के सामने जो वैल्यू होगी, भुजा होगी, उसका मान होगा 1। और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी उसका मान होगा 2। अगर ये 30 60 90 का कॉम्बिनेशन बनता है, तब प्यारे बच्चों एक चीज ये भी तो बन सकती है कि ये जब 90 डिग्री हो तो एक एंगल 45 डिग्री का हो और ये दूसरा एंगल भी 45 डिग्री का हो। बिल्कुल बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड का मान 1 रखेंगे और इस साइड का मान हम कितना रखेंगे? 1 ही रखेंगे। इसका मान हम 2√2 रखेंगे। ठीक है ना गाइस? तो हम इस तरीके से इन क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। जब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री की वैल्यू वैसे कितनी होती है? आप जान पा रहे हैं tan 60 होता क्या है? tan 60, पहले तो tan की प्रॉपर्टी समझिएगा। tan होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? AB, और बेस कितना है? AC। हमने बेस मान लिया AC है। ठीक है ना गाइस? अब हम देखते हैं tan 60। तो tan 60 की जो हमारी वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √3/,
1 कह लीजिए या √3 कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो √3/1 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब यहां से आप समझ पाए AC की वैल्यू 1 हो गई, AB की वैल्यू √3 हो गई, ठीक है ना गाइज। अगर मैं परपेंडिकुलर की हाइपोटेनस की बात करें तो यहां से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस क्या दिया गया है आपसे, हाइपोटेनस आपको दिया गया है गाइज, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जो दिया गया है वो हमें निकालना है। चलिए हम हाइपोटेनस कैसे निकाल लेंगे कि BC, हाइपोटेनस की कौन सी भुजा है, BC, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, वो सॉरी AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम AB की वैल्यू जानते हैं, AB की वैल्यू √3 है, तो जब √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और आप AC का स्क्वायर करोगे तो AC की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो यहां से हम निकाल पाए BC की वैल्यू, BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो क्या हम BC निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे गाइज आप। BC की वैल्यू कितनी आ गई, 2। जब BC की वैल्यू 2 आ गई यानी कि हाइपोटेनस मेरा कितना आ गया, 2। और मैं जानता हूं कि जो परित्रिज्या होती है वो हाइपोटेनस की आधी होती है, जो परित्रिज्या होती है वो हाइपोटेनस की कितनी होती है, आधी। तो आधा भाग ये और आधा भाग ये, तो यानी कि जो परित्रिज्या होती है, परित्रिज्या, परित्रिज्या मेरी क्या होती है, हाइपोटेनस की आधी होती है, हाफ होती है। तो हाइपोटेनस आपके पास 2 है, परित्रिज्या कितनी आ गई, 1 आ गई। अब मेरे से पूछा क्या गया था कि परित्रिज्या का भुजा से अनुपात, तो परित्रिज्या आ गई मेरी 1 और भुजा मेरी कितनी है, जरा मैं भुजा देख लेते हैं। भुजा कौन सी वाली बात की जा रही है, जब मैं भुजा देखेंगे तो भुजा सी जो बात की जा रही है आपसे, भुजा आपके लिए कौन सी भुजा की बात की जा रही है इसमें, 1 सेकंड रुकना गाइस। आपसे भुजा, तो भुजा वैसे हम AB में मान सकते हैं, पर AB भुजा AB सॉरी दिया गया इसमें भुजा AB, तो AB का मान कितना है, AB का मान मैंने निकाल लिया पहले ही, √3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा √3। तो 1:√3 ही आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर B विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है कि यदि 5x + 2y अनुपात 10x + 3y इज इक्वल टू 5:9, तो 2x² + 3y² अनुपात 4x² + 9y² का मान ज्ञात करें। अगर मेरे को x और y की वैल्यू पता चल जाए तो क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाएंगे गाइस। तो हम देख लेते हैं, इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, 5x + 2y अपॉन 10x + 3y। चलिए प्यारे बच्चों आगे की तरफ चलते हैं। इस अनुपात को हम 5/9 लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। अब मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो 9 पंजे 45x, 9 दूनी 18y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 दूनी 50x प्लस 5 तिया 15y। अगर मैं यहाँ से x और y की वैल्यू निकालें तो x जब ये उधर पहुंच जाएगा और ये y इधर आ जाएगा, तो y जब इधर आ जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, यानी कि माइनस के 15 हो जाएंगे। 18 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3y। और यहाँ कितना बचेगा, 45। जब 50 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो x के सामने क्या है, x के सामने 3 है, y के सामने क्या है, 5 है। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। इतनी बात हमने गाइज निकाल ली। जब ये वैल्यू हमें पता चल गई तो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में ये वैल्यू रख देते तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा गाइज। तो चलते हम अपने क्वेश्चन की तरफ, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा जब मैं इसे सॉल्व करेंगे तो मैं ऐसे कर पाएंगे, देखिए 2x², तो 2x², x की वैल्यू कितनी है, 3, 3 तिया 9 प्लस 3। अब y² है तो y की वैल्यू कितनी है, 5, 5 पंचे 25 अनुपात, हम आगे देखते हैं 4x², x की वैल्यू कितनी है, 3, 3 तिया 9 प्लस, अब मैं y की वैल्यू देखता हूं 5, 5 पंचे 25, 9 गुणे 25। तो अब जरा गाइज यहां से हम सॉल्यूशन जब करते हैं तो 9 दूनी 18 प्लस 25 दूनी 50, 25 तिया 75। आगे चलते हैं हम गाइज, 9 चौके 36। अब हुआ क्या, यहाँ पे कितना बना था आपका 25, ये 25 है गाइज, ठीक है ना। तो 25 निम्मा 225। अब में से कुछ नहीं, सॉल्यूशन करना है बस। 8, 5 13, 8 और 1 9, 93 अनुपात यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका 261। तो जब में इसे काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3
3 अट्ठे 24, अब बचा कितना 2, 3 निम 3 सत्ते 21, यानी कि 31:87 आपका सही जवाब होगा। यही आपसे प्यारे बच्चों पूछा गया था। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 3 हमें दिया गया है, वो क्वेश्चन हमें दिया गया है विभाजिता के नियम से, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम से दिया गया। जब 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा? ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए इस कहने का मतलब ये है 127 की पावर 97 अपॉन 7 प्लस 97 की पावर 97 बटे सॉरी 32 है, ये 32 से हम भाग कर रहे हैं। कितने से भाग कर रहे हैं हम? 32 से भाग कर रहे हैं। ठीक है ना गाइस। अगर मैं 32 का भाग करेंगे 127 में तो कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ज्यादा हो जाएगा। अब मैं देखूंगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 32 चौके कितना हो जाता है? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 हो जाता है। 32 चौके 128, यानी कि इससे एक अधिक है। जब एक अधिक है तो यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा? माइनस का 1, और माइनस 1 की पावर कितना हो गया? 97। अब आगे चलते हैं। आगे जैसे मैं बढ़ा तो यहाँ पे देखेंगे 32, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितने बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। तब भी एक शेषफल बच रहा है, तो प्लस का 1 बच रहा है। उसकी पावर कितना है? 97। अगर हम किसी ऑड नंबर की पावर सम करते हैं, क्या करते हैं, यानी कि सॉरी एक सेकंड सुनिएगा, -1 है। अगर मैं -1 की पावर ऑड कर देते हैं, ऑड नंबर, यानी कि -1 की पावर अगर ऑड है तो उसका आंसर -1 आएगा। अगर -1 की पावर इवन है तो उसका आंसर +1 आएगा। ठीक है ना गाइज। तो हम देखें 97 ऑड नंबर है, तो -1 की पावर 97 टाइम करोगे तो क्या आएगा? -1 ही आएगा। और यहाँ क्या आएगा? जब 1 की पावर 97 करोगे तो 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। इन दोनों को जैसे मैंने कैंसिल आउट किया तो 0 आ गया, और यही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है और 30% तक की छूट देता है। यदि लागत मूल्य 750 रुपए हो तो विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा? देखिए प्यारे बच्चों, जो चिन्हित मूल्य होता है ये होता क्या? एमआरपी होता है। एमआरपी होता है। एमआरपी के कई एक नाम है। इसका नाम एक अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य। इसे हम सूची मूल्य भी कहते हैं, सूची मूल्य भी कहते हैं। इसे हम पर्ची मूल्य भी कहते हैं, पर्ची मूल्य भी कहते हैं। और इसे हम चिन्हित मूल्य भी कहते हैं, चिन्हित मूल्य भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से इसके नाम कई एक होते हैं। ये सारा क्या है? अंकित मूल्य है, यानी कि एमआरपी है। और जो छूट दी जाती है, जो दुकानदार हमें छूट देता है, वो हमेशा किस पर देता है? एमआरपी पर ही देता है। ये सारे एमआरपी के ही नाम है। ठीक है ना गाइस। तो हमें छूट जो मिलती है हमेशा एमआरपी पर मिलती है। ठीक है ना। तो हमसे ये कहा गया कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 120% बढ़ाकर अंकित करता है। देखिए गाइस, अगर मान लीजिए दुकानदार ने कोई आइटम 100 रुपए में खरीदा, तो जो उसका अंकित मूल्य रखेगा, एमआरपी जो उसकी रखेगा वो 120% बढ़ा के रखेगा। तो 100 से 120% जब बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 220 हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। अब क्या बोला जा रहा है? और 30% तक की छूट देता है। देखिए एमआरपी मान लीजिए उसने 100 रुपए रखा हो, और अगर वो 100 रुपए पे 20% की छूट दे रहा है, तो 20% की छूट देगा तो वो कितने में बेचेगा? 80 में बेचेगा। यानी कि हम इतनी बात समझ पाए हैं कि एमआरपी पर जब हम छूट को घटा देते हैं तो जो बचा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो अगर मैं एमआरपी का 30% छूट दे देंगे, जब इसका में 70% काउंट करेंगे तो क्या वो
सेलिंग प्राइस होगा, बिल्कुल होगा। तो हम सेलिंग प्राइस को क्या लिख पाएंगे जरा गाइस, यहाँ पे लिख लीजिए साइड में सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा 220 का 70% हिस्सा, यानी कि 220 का 70% हमने इसलिए निकाला क्योंकि 30% हमें छूट मिल गई, तो 100 रुपए में 30% की छूट मिल गई, मिला कितने में, 70 में। तो 220 का 70% कितना हुआ, हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 154 रुपए में बेचेंगे, ठीक है ना। जो हमारे 100 रुपए में दुकानदार ने खरीदा हुआ आइटम 154 रुपए में बेचेगा, और ये बोला गया है उसने अपना अंकित मूल्य कितना कर लिया था, बढ़ा के 220 कर लिया था। उस 220 पर छूट कितनी दे दी, 30% की दे दी, तो कितना आ गया, 154 उसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब क्या कहा गया है, यदि लागत मूल्य 750 रुपए हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे उसने लागत मूल्य हमें दे दिया है, लागत मूल्य मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 100 है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो लागत मूल्य है वो 100 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लागत मूल्य कितना है, 750। तो क्या मैं ये कह पाऊंगा, इन दोनों जीरो से जब काटोगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5। तो जब एक यूनिट की वैल्यू 7.5 आ गई तो विक्रय मूल्य मेरे अकॉर्डिंग कितना आया, 154। जब एक यूनिट की वैल्यू आपकी, एक यूनिट की वैल्यू 7.5 है, तो क्या 154 यूनिट इंटू 7.5 कर देंगे तो हमें एक्चुअल सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। क्या हम 7.5 को 15/2 भी लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे गाय। तो इससे काट लीजिए, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और 10 कितना हो गया, 115। तो आपका 1155 यहाँ पे आ गया सेलिंग प्राइस। यही आपसे प्यारे बच्चों पूछा गया था। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ें। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है कि दो विषयों अंग्रेजी और हिंदी के परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात 7:11 है। यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिलते हैं तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले। आइए हम इस क्वेश्चन को बहुत आसान वे में समझने की कोशिश करते हैं गाइस। देखिए हमारे दो सब्जेक्ट हैं, एक संजय नाम का लड़का है, संजय, और ये संजय दो सब्जेक्ट पढ़ता है। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ता है, एक तो पढ़ता है ये इंग्लिश, एक तो ये पढ़ता है इंग्लिश, और ये दूसरा सब्जेक्ट जो पढ़ता है वो पढ़ता है ये हिंदी। और इसने कहा है क्या है कि उनके अंकों का जो अनुपात है, यानी कि अगर ये इंग्लिश में 7 अंक प्राप्त करता है यूनिट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे कितने अंक प्राप्त करता है, 11। देखिए 7:11, अगर इंग्लिश में 7 यूनिट करेगा तो हिंदी में 11 यूनिट करेगा। और ये कहा जा रहा है आगे, यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिलते हैं। तो देखो अंग्रेजी की तुलना में यहाँ पे हिंदी में कितने अंक अधिक मिल रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग 7 और 4 11, यानी कि 4 अंक अधिक मिल रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने अंक अधिक मिल रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 अंक अधिक मिल रहे हैं। तो क्या मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल पाऊंगा, बिल्कुल निकाल पाएंगे प्यारे बच्चों। 4 पंजे 20, तो एक यूनिट की वैल्यू जब 5 आ गई, अब मैं दोनों ही सब्जेक्टों में बता सकते हैं उसको कितने कितने नंबर मिले, बिल्कुल बता सकते हैं गाइस। तो आप दोनों सब्जेक्टों की अगर बात करें, उसने ये पूछा है तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले, तो इंग्लिश में 7 यूनिट मिले हैं, और एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 गुणे 5, 7 पंजे 35। तो उसे ये 35 अंक किस में मिले, उसे ये 35 अंक इंग्लिश में मिले, ठीक है ना गाइस। अगर मैं हिंदी की बात करें तो हिंदी में उसे कितने अंक मिले, हिंदी में 11 यूनिट इंटू 5, तो 11 पंजे 55 नंबर उसे हिंदी में मिले। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था केवल अंग्रेजी के नंबर, तो अंग्रेजी में कितने नंबर मिले उसको, 35, तो 35 35, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें दिया गया है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कह रहा है कि 1006 की 6 स्क्वायर माइनस, अब आगे बढ़ते हम, 1007 इंटू 1005 प्लस 1008 इंटू 1004 माइनस 1009 इंटू 1003 का मान क्या है। तो देख लेते हैं इस सवाल को हम करेंगे कैसे आखिर। अगर हम वैसे सॉल्यूशन करने के लिए लग जाएंगे तो शायद 1-2 घंटे निकल जाएंगे और इसका सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। तो गाइज हमें क्या करना है, हमें ऐसे समझना है, ये कहीं ना कहीं ऐसा फॉर्मेट बनेगा जो आपस में कहीं ना कहीं ये वैल्यू कैंसिल आउट होंगी।
कैंसिल आउट होंगी, जिससे इजी बनेगा और इजी डिजिट हम आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों समझना इस क्वेश्चन को कि अगर हम यहां लिख दें 1006 का स्क्वायर और माइनस, यहां मैंने एक चीज समझ में आ रही है मेरे, क्या समझ में आ रही है, यहाँ पे एक चीज समझ में ये आई कि 1006 ये स्क्वायरिंग में होंगे सारे नंबर, 1006 माइनस ये सारे नंबर स्क्वायरिंग में होंगे, फिर 1003, या तो फिर ये स्क्वायरिंग में कर लीजिए या फिर उसमें ही होंगे। एक सेकंड रुकना है, इस क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन है क्या, कहीं टाइपिंग एरर तो नहीं है। एक सेकंड। हाँ गाइस, इसको हम कर सकते हैं 1006, और यहाँ पे अगर मैं ये कर लें कि 1006 प्लस 1 कर लें तो क्या ये 1007 बन जाएगा, वो सॉरी 1006 प्लस 1 कर लें तो 7 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इनटू, अब यहाँ पे देखिए 1005, अगर मैं ऐसे कर लें कि 1005 प्लस 1, एक सेकंड, ये 1005 दिया गया है और 1006 यहाँ पे 1007 कर लीजिएगा, और 1006 प्लस 1 7 हो गया, तो 1005 प्लस 1 6 बन जाएगा। 1005 प्लस 1 कर लें तो क्या 6 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा 1006। और आगे अगर बढ़ेंगे हम इसमें सवाल में तो हम देख 1006 माइनस अगर हम यहाँ बंद करेंगे, 1006 माइनस 1 करेंगे यहाँ पर तो 1005 आ जाएगा, और प्लस करेंगे यहाँ पर अगर मैं आगे बढ़ेंगे तो आगे मेरा आ जाएगा 1006 प्लस, अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे 8 है, तो 8 6 में 2 जोड़ देंगे, बिल्कुल जोड़ पाएंगे आप। और आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई लगाएंगे हम, और आगे है मेरे पास 1004, तो 1004 के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1006 माइनस 2 तो 1004 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब मैं आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं तो 1006 और प्लस का 3 कर दें तो 9 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इनटू 1006 माइनस अगर 3 कर दें तो क्या 1003 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इस तरीके से सवाल को बना सकते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा जो 1006 है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1006 का ये स्क्वायर है। और यहाँ जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखें 1006, एक बार एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी को क्या हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। क्या उसी का फॉर्मेट ये बन पा रहा है, बिल्कुल बन पा रहा है। ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इस बात को कि 1006 का स्क्वायर माइनस 1006 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख पाओगे। आगे बढ़ते हैं, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, 1006 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, इसी तरीके से जब आगे बढ़ा तो 1006 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ जब देखेंगे इसको, तो मैं इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो 1006 का स्क्वायर माइनस 1006 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 1006 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आप, जब यहाँ पर देखेंगे मैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1000, 2 का स्क्वायर करेंगे तो मैं क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर में जब करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। और जब 4 आ गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल। यहाँ से तो हम यहाँ देखेंगे तो 1006 का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 बन जाएगा। अब जब यहाँ पे 3 तिया 9 बन गया तो अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे कि 1006 का स्क्वायर, इससे ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये भी ये आपस में प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब 9 और 1 10, और 10 में से जब 4 गया तो बचा कितना, देखिए 9 ये वाला पॉजिटिव और ये एक 10 हो गया, तो 10 में से जैसे ही आपने 4 घटाया तो बचा 6।
ये 6 ही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन ये बन रहा है सार्वअंतर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन भी आपको बहुत जरूरी अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4b प्लस 6a माइनस 13 है तो a प्लस बी का मान ज्ञात करिए। देखिएगा, ए प्लस बी की हमसे क्या पूछी गई है, वैल्यू हमसे पूछी गई है, और यहाँ पे कहा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इस सवाल को इस तरीके से रीड करें कि ए वाले एक पक्ष में ले जाएं और बी वाले सारे एक पक्ष में ले जाएं, तब क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे प्यारे बच्चों। तो हम इसको सवाल को देख ही लेते हैं आखिर कि हमको करना कैसे है। देखिए, हमको ऐसे करना होगा कि ए स्क्वायर, ए जिसके साथ ए जुड़ा हुआ है उसको हम एक साइड ले लेते हैं, ठीक है ना। और एक काम और भी कर सकते हो, एक सेकेंड रुकिएगा, इस सवाल को ऐसे समझो। देखो, 4b प्लस 6a माइनस 13, क्या इस 13 के हम दो टुकड़े ऐसे कर सकते हैं जो एक स्क्वायरिंग की कैटेगरी में आते हो? बिल्कुल कर पाएंगे कि 9 चौके 36, 4 और 1 9। क्या ये 4 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है? देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, बिल्कुल है। तो हम इस तरीके से 13 को तोड़ लेते हैं दो भागों में, 9 4 13, यानी कि -4 और माइनस के 9, बिल्कुल कह पाएंगे। तो हम इस सवाल को देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस के 6a, इस 6a को मैं इधर ले आया, और इधर क्या हुआ, इधर मेरे पास 9 बचा, 4 बचा हुआ है। अगर मैं यहाँ से या -9, इस 9 को इधर ले आइए या 4 को ले आइए, 9 को हम ले आते हैं सपोज दैट, तो माइनस का 9 इधर आया तो प्लस का हो गया, क्योंकि 4 यहाँ है तो 4 उधर ही रहने दीजिए। तो अगर मैं इधर करते हैं तो 4b, यहाँ से जैसे ही मैं बी स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं, इन दोनों के फैक्टर भी कर सकते हैं। 3 के 2 ऐसे फैक्टर करिए जो जोड़ने से 6 हो जाए। जोड़ने से कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो 3 और 3, 3 3 9, यानी कि 1 का मान 3 आ जाएगा। तो हम इस बात को ऐसे भी कह पाएंगे कि a माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, 4 चौके 16, ऐसे फैक्टर करिए जो घटाने से कितना आ जाए, वो सॉरी जोड़ने से, ये माइनस का 4 था, और जब 4 इधर रहेगा, क्योंकि माइनस का 4 ये है, और जब माइनस का 4 में इधर लेके आएंगे तो यहाँ से ऐसा काम और कर लीजिए, इस चाहो तो इसको इस तरीके से भी आप लिख पाओगे। एक सेकंड रुकिएगा, इस सवाल को ऐसे भी लिख पाओगे कि 6a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस 9 माइनस का 4b प्लस बी स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि a माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जा रहा है, और यहाँ से जब आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन रहा है आपका, क्योंकि 4b आपका माइनस का है और b पॉजिटिव है, तो यहाँ से इस तरीके से, तो b पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लगाना पड़ेगा आपको चिन्ह। तो पॉजिटिव लगा लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, b माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये बराबर 0। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, a की वैल्यू 3 निकल के आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और ये हमसे पूछा गया था कि इन दोनों का सम कितना है, तो 3 और 2 मिलके कितना बन गए, 5। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना उसके वर्ग से 100 कम है, इस धनात्मक संख्या का मान कितना होगा? उस धनात्मक संख्या का मान कितना होगा? किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना, मान लीजिए धनात्मक जो संख्या है वो x है, और उसका 21 गुना कितना हो जाएगा, 21x। और क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है उसके वर्ग से, यानी कि उसके वर्ग से 100 कम है। किसके वर्ग से कम है? देखिए, किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना उसके वर्ग से 100 कम है। तो देखिए, इसके वर्ग से, उसी संख्या के वर्ग से कितना कम है, 100 कम है। तो यानी कि जब 100 कम है तो यानी कि इन दोनों का अंतर जो है वो 100 होगा। जाहिर सी बात है। आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। अगर इस तरीके से ना कर पाए तो आपको क्या करना होगा, ये द्विघात समीकरण बन जाएगी, और द्विघात समीकरण बनेगी तो x के 2 मान निकलेंगे, यहां से भी कर सकते हैं आप। और नहीं तो आप क्या करेंगे, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बाई ऑप्शन करते हैं तो ये यही तो धनात्मक संख्या तो पूछी गई है। सपोज दैट मैंने धनात्मक संख्या मान ली 25, तो 25 625 माइनस
25 गुणे 21, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 50 और 2 कितना हो गया 52 इक्वल टू कितना हो गया 100। तो क्या 625 में से 525 घटाने पर 100 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसलिए जो x की वैल्यू होगी वो कितनी बन जाएगी? 25 बन जाएगी। अगर ये बाई ऑप्शन जाओगे तो जल्दी बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगर हम x के थ्रू जाते हैं तो एक इक्वेशन बनेगी, तो इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप किस में जाएंगे? बाई ऑप्शन जाएंगे, जल्दी बनेगा ये सवाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी? देखिएगा, अगर इस तरीके से सवाल आता है, आपसे पूछा जाए अधिकतम लंबाई और पूछा जाए अगर यहाँ पे न्यूनतम लंबाई, क्या पूछा जा सकता था यहाँ पर? न्यूनतम लंबाई। जब ऐसे सवाल आए तो आपको क्या करना है? तो न्यूनतम जब लंबाई पूछी जाए इस तरीके से, न्यूनतम पूछी जाए या न्यूनतम संख्या या न्यूनतम लंबाई, इस तरीके से न्यूनतम जब शब्द आता है तो हम उसका क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। अगर हमसे यहाँ अधिकतम लंबाई पूछ ली जाए, अधिकतम वर्ड आ जाए, अधिकतम वर्ड के लिए हम हमेशा क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो एलसीएम न्यूनतम वर्ड के लिए और अधिकतम वर्ड के लिए हम एचसीएफ निकालेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1.5 मीटर एंड 1.2 मीटर का हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें अधिकतम बात बोली गई है। तो क्या इस 1.5 को मैं 1 पॉइंट हटा दें तो 15/10 लिख पाऊंगा? बिल्कुल लिख पाओगे गाइस। और इस 12 मीटर को क्या 12/10 लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। जब आपसे फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछा जाए, यानी कि लघुत्तम महत्तम समापवर्तक पूछा जाए, तो ऊपर वाले अंश का तो हम एचसीएफ लेते हैं और नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। अगर हमें इसी क्वेश्चन में एलसीएम निकालना होता तो अंश का एलसीएम लेते और हर का एचसीएफ लेते, यानी कि हम विपरीत करते हैं। जो हमसे पूछा जाता है, जैसे एचसीएफ निकालने के लिए पूछा जाएगा तो अंश का एचसीएफ लेंगे, अगर हमसे एलसीएम निकालने के लिए पूछा जाएगा तो हम अंश का एलसीएम लेंगे और हर का उसका ठीक अपोजिट लेते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं 12 और 15 का एचसीएफ देखेंगे तो आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। 12 का भाग 15 में देंगे, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, तो 12 एकम 12, तो यहाँ कितना बचा? शेष 3। इस शेष से हम भाग देंगे फिर भागफल में, कितने में? 12 में। तो 3 चौके 12, ये 4 बार पूरा पूरा कट गया, तो मेरा यहाँ से जो एचसीएफ आया वो कितना आ गया? 3 आ गया। जब एचसीएफ 3 आया है, एलसीएम कितना आएगा? 10 और 10 का एलसीएम 10 ही आएगा। तो हम क्या इस बात को कह पाएंगे? 0.3, यानी कि जो अधिकतम समान आकार के काटे जाने वाले जो अधिकतम लंबाई के टुकड़े होंगे वो कितने होंगे? 0.3 मीटर के। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे ये कह रहा है कि 132 विद्यार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात है? देखो, हम ये कह रहे हैं कि जो टोटल छात्र हैं हमारे, टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? एक कॉलेज में 132 स्टूडेंट हैं टोटल। अब हमसे ये कहा जा रहा है उसमें जो फेल और पास का हमें अनुपात दिया जा रहा है, तो हम मान लेते हैं ये पास है और ये फेल का अनुपात हम बना लेते हैं। तो पास फेल का अनुपात है कितना? इसमें कहा गया है कि सफल छात्रों और असफल छात्रों, सफल अगर 9 है तो असफल कितने, फेल कितने हैं? 2 हैं। और ये बोल दिया गया है यदि, अब एक चीज आप समझिएगा, आपने एक चीज अच्छे से समझ ली है। क्या समझ ली साहब? हमने ये समझ लिया, अगर मैं वैसे अनुपात को हटाना चाहें तो एक्स भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इस तरीके से देखें तो मेरे अकॉर्डिंग में सफल और असफल कितने हुए? टोटल 9 और 2 11। मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितने हो रहे? 11। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हो रहे? 132। तो क्या मेरा एक यूनिट क्वेश्चन के कितने यूनिट के बराबर होगा? 11 एकम 11 और बचा कितना? 2, 11 दूनी 22। क्या मेरा एक यूनिट क्वेश्चन के 12 यूनिट के बराबर है? बिल्कुल है। तो हमसे क्या पूछा गया है? ये कहा गया है यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं, 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं, जब 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं तो अब मैं कितना कर लेंगे? पहले तो हम पास और फेल एक्चुअल निकाल लेंगे। 12 निम्मा 108, मेरे अकॉर्डिंग 108 पास है और 12 दूनी 24, 24 फेल है मेरे अकॉर्डिंग। ये कहा जा रहा है। तो 4 अगर छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो
सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात होता? देखिए, अगर 4 छात्र उत्तीर्ण हो जाते, तो जब 4 उत्तीर्ण होते तो 4 फेल हो जाते इधर, तो जब 4 ज्यादा उत्तीर्ण हो जाते तो यहाँ पे कितना बन जाता? 12 बन जाता। तो 100 यहाँ 12 बन गया और यहाँ पे कितना है? 24 है। जब 24 है, जब मैं इनको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया तो कितना बन गया? 112 बन गया और इधर 24 बन गया। तो जब 24 बन गया तो यहाँ से काट भी सकते हो, 4 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 6 चौके 24, इससे भी काट सकते हो और 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 और इधर देख लेना 4 छिंग 24। अब यहाँ से 3 से 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 14 28, तो 14:3 आ गया आपका सही जवाब। यानी कि 4 और अधिक स्टूडेंट पास हो जाते तो जो अनुपात होता तो 14:3 का होता। तो 14:3 ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है? यदि x tan 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इज इक्वल टू sec 45 डिग्री है तो x स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा? हमें कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, हमें केवल इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें कुछ भी नहीं रखना है। हमें x, अब tan 60 की वैल्यू क्या आप बता सकते हैं? tan 60, जब मैं tan 60 की वैल्यू देखूंगा तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और उसकी 1 होती है, उसकी क्या होती है? √3 होती है। तो हम इस तरीके से अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? tan 60 की वैल्यू आ जाएगी √3। और यहाँ देखते हैं cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? cos 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, sec 45 की वैल्यू कितनी होती है? sec 45 की वैल्यू होती है √2। अब मैंने कुछ नहीं, सारी वैल्यू पुट कर दी और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे कह पाएंगे √3x इज इक्वल टू √2 माइनस, इसको में इधर भेज देते हैं जब, तो माइनस का हो जाएगा 1/√2 और √2 इंटू √2 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1/√2 और यहाँ पे कितना है? √3x। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 2 में से 1 गया 1/√2 आ जाएगा। तो जैसे ही √2 आया, अब मैं यहाँ से x की वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट करूंगा तो √2 इंटू करूंगा √3, तो मेरे x की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी वो 3 दूनी 6, 1/√6 आ जाएगी और यही आपका सही जवाब होगा। किसका? x का। लेकिन हमसे ये पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया x स्क्वायर प्लस 1। तो जब x स्क्वायर प्लस 1 पूछा गया है तो आपको x की वैल्यू पता है 1/√6। जब 1/√6 रखोगे, स्क्वायर करोगे तो 1/6 आ जाएगा प्लस 1 और जैसे ही 1/6 में 1 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 7/6। तो आपका जो सही जवाब होगा, अब आंसर जो आएगा वो 7/6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5वां भाग है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए प्यारे बच्चों, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। किसका है ये? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का नाम जैसा है वैसा ही इसका मेथड भी है प्यारे बच्चों। देख लेते हैं सवाल को कि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज से किसी राशि पर 10 वर्ष में, यहाँ पे हमें टाइम दिया गया है। कितना टाइम दिया गया है? 10 वर्ष। और कुछ दिया गया है? और ज्यादा कुछ नहीं दिया गया, वो गुना उना दिया गया है, इतना भाग है। ठीक है, ब्याज का भाग भी हमें दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, एक साधारण इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला आता है कि साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुणे दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणे समय बटे 100। ये फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ साहब, और न बदलाव होगा प्यारे बच्चों। देखिए, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अब हमसे ये दिया गया, इसमें टाइम हमें दिया गया और क्या बोला जा रहा है? मिलने वाला जो ब्याज है उस राशि का 2/5 है। जो ब्याज हमें मिल रहा है वो उस राशि का 2/5 है। वो 2/5 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। उस राशि का 2/5 सिंपल इंटरेस्ट है। तो प्यारे बच्चों, हमें करना कैसे है? जब हमें ऐसे कहा जाए तो हम प्रिंसिपल का ही तो है 2/5, तो हम उस प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे? हम मूलधन को 5 मान लेंगे। तो ब्याज हमारा कितना आ गया? साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया? 2 आ गया।
जब 2 साधारण ब्याज है, 5 मूलधन है और आपसे क्या कहा गया है, समय भी दिया गया है। अब हमें 3 चीजें दे दी गई हैं ऑलरेडी से, तो हम आर नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। वैसे अगर आप चाहें तो फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। देखिए फॉर्मूले में जब आप रखोगे तो हमसे ये पूछा गया है कि उसकी दर बताइए, तो दर जब निकालोगे तो आप ऐसे कर सकते हो, साधारण ब्याज गुणे 100 अपॉन पी इंटू टी, तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो साधारण ब्याज मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 2 इंटू 100 बटे पी कितना है, प्रिंसिपल कितना है 5 इंटू टी कितना दिया गया है, टाइम कितना गया है 10, तो हम काट सकते हैं 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ कितना आ गया 4%। तो आपका सही जवाब क्या होगा 4%। 4%, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन के साथ उसका ब्रीफ डिटेल भी करते हैं जिससे आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए, जिससे नया बच्चा भी जुड़े, वो भी बहुत आसान वे में क्वेश्चन को समझ पाए। नहीं तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट वे में ऐसे समझाएंगे तो वो उतना मजा हम नहीं समझते हैं कि जैसे 2/5 आ गया तो 5 मूलधन हो गया साहब, और टाइम हमें दिया गया 10, और कितना ब्याज मिल रहा है 2, हमें ब्याज मिल रहा है कितने पर मिल रहा है 100 पर मिल रहा है, तो 0 से 0 काट दिया, 5 से 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ऐसे ऑप्शन कर दीजिए साहब 4। लेकिन हम ऐसे भी करना सिखाते हैं गाइज, हम इसकी पहले पूरी हिस्ट्री भी बताते हैं ताकि आप जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए, और जो पुराने बच्चे हैं हमारे साथ प्यारे बच्चों उनका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, किसी प्रश्न को हल करते समय राजू ने गलती से एक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें से 25 घटा दिया। उसने क्या किया, वर्ग किया और उसमें से 25 घटा दिया, जबकि उसे संख्या में से 25 घटाने के बाद उसे उसका वर्ग करना था, फिर भी उसे सही उत्तर मिला। दी गई संख्या क्या होगी। देखिए प्यारे बच्चों, इस सवाल को समझिएगा कि राजू नाम का लड़का है, और वो राजू क्या कर रहा है कि उससे ये कहा गया कि किसी संख्या में से 25 घटाओ फिर उसका वर्ग करो। लेकिन उसने किया क्या, उसने मान लीजिए संख्या x है, पहले उसने क्या कर दिया, उसने ये कर दिया कि राजू ने गलती से संख्या का वर्ग किया, इस संख्या का वर्ग कर दिया, फिर उसने 25 घटा दिया, जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा हमने कर दिया। उसने वर्ग किया उस संख्या का, फिर उसने 25 घटा दिया, जबकि उसे ये नहीं करना था। उसे करना क्या था, उसे ये करना था कि पहले उस संख्या में से 25 घटा दे, फिर उसका क्या करे, वो वर्ग करे, ये करना था उसे। लेकिन उसने कर ये दिया, लेकिन आंसर सही आया, बराबर आया। तो जब आंसर बराबर आया तो यानी कि इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, बिल्कुल होगी गाइस। तो हम इस बात को कैसे लिख पाएंगे, x² माइनस 25 बराबर, इसको खोल देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a² प्लस b², 25 625 माइनस ab, तो a क्या है x, b क्या है माइनस 2ab, तो 25 दूनी 50x। ठीक है ना गाइस। अब जरा हम इसको देख लेते हैं, क्या ये x से ये x बराबर वाला कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि जब ये x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना गाइस। और जब ये 625 में जब ये जाएगा, देखो 625 यहाँ है, 625 और 625 माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस का 25 है। जब ये माइनस का 25 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 650, और ये माइनस का 50x जब उधर जाएगा तो 50x बन जाएगा। अब अगर मैं x की वैल्यू निकालें तो 0 से 0 काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो यानी कि जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, x की वैल्यू 13 आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। लेकिन इस सवाल को ऐसे कर सकते हो ब्रीफ तरीके से, लेकिन इस सवाल को शॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि उस संख्या का, इसने पहले क्या किया, उस संख्या के स्क्वायर कर दिया। तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मैंने ये देख लिया, मान लीजिए वो संख्या 13 है, 13 कितना हो गया, 169 में से 25 घटा दिया। तो जब 169 में से 25 घटाया तो कितना आया, 9 में से 5 गई 4, और 6 में से 2 गई 4, 144 आ गया। तो अब उसने क्या किया, अब उसने ये कर दिया कि 13 माइनस 25 का होल स्क्वायर कर दिया। तो जब 13 माइनस 25 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं 7 और 5 12, और जब मैं 12 माइनस 12 आ जाएगा, और माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तब भी 144 आ जाएगा। तो यानी कि दोनों जगह से वैल्यू समान आ गई। जब दोनों जगह से वैल्यू समान आ गई तब भी आंसर 13 आ। तो आपको दोनों मेथड से आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 6 7 8 9 और 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष बचता है।
देखिए प्यारे बच्चों, इनमें हमें ये देखना है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। जैसे ही वर्ड हमें छोटी से छोटी मिले और यहाँ पे अगर वर्ड हमें बड़ी से बड़ी मिलता तो हम HCF लेते, तब हम क्या लेते, HCF लेते, तब हम HCF लेते। और यहाँ पे हमें बड़ी से बड़ी मिलता तब हम क्या लेते, HCF लेते। जब हमें छोटी से छोटी वर्ड पूछा जाए, छोटी से छोटी, जब हमसे छोटी से छोटी वर्ड पूछा जाए तो हम LCM लेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या लेंगे, पहले तो LCM लेंगे। तो LCM लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 6, 7, 8, 9, 12। जब मैं इन सबका LCM लेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग इन सबका LCM जो आएगा वो LCM आ जाना चाहिए, एक सेकंड देख लेते हैं, सवाल यही है, बिल्कुल यही सवाल है। और जब मैं इन सबका LCM लेंगे तो मैं एक मेथड ये भी देख सकता हूं, मैं इनका मेथड ये देख सकता हूं कि इनको दो भागों में जैसे तोड़ दें, 2 और 3, फिर इसको भी तोड़ दें जैसे, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 है, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 है। यहाँ से 3 × 3 2 फैक्टर हो सकते हैं, यहाँ से हो सकते हैं आपके 4 × 12, यानी कि 4 × 12। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे 2 × 2, यानी कि मैक्सिमम पावर के थ्रू, × 3 × 7, 7 एक बचा हुआ है ना ये वाला, इसलिए 7 × 2 × 3, इस तरीके से भी करोगे तब भी आपका जो जवाब आएगा कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 12, 12 2 14, 4, ठीक है 504 आ जाएगा। जब हम करते हैं तो LCM आ गया 504, और शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है मेरा 2। जो हमारा शेष बचता है उसी को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे 504 में 2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 506। LCM जो आया उस LCM में मेरे को केवल 2 ऐड करना, क्योंकि 2 शेष बच रहा था इसलिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये कह दें 3 में 9 का भाग करने पर 1 शेष बचता है, तो 3 में 9 का भाग करने पर 1 शेष बचता है, वो सॉरी 9 में 3 का भाग करने पर 1 शेष बचता है, तो 3 × 9, वो सॉरी एक सेकंड सॉरी, जैसे मैं ये कह दें कि 3 का 10 में भाग करने पर 1 शेष बचता है, तो 3 × 9, 1 शेष बचा, जो 1 शेष बचा तो 3 × 9। अगर मैं 3 का LCM लेंगे तो 3 आएगा, और सॉरी जब इसका LCM लेंगे तो मेरे पास ये 10 है, तो अगर मैं 10 में से 1 घटा देंगे तब भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। या ऐसे कह लीजिए 9 में से 1 जोड़ लेंगे तब भी 10 आ जाएगा। आई होप इस बात को भी आप अच्छे से क्लियर समझ पाए होंगे कि हमें कुछ नहीं करना, जो LCM आ रहा है जितना शेष बच रहा है वही नंबर हम अगर जोड़ दें तो हमें एक्चुअल नंबर मिल जाता है। देखिए अगर मैं इसमें ये कह दें कि 3 से 10 में भाग करने पर 1 शेष बचता है, तो कितने बार गया, ये 3 बार गया, 3 बार गया तो 9 आया, 9 में जब हम शेष वाला जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो इस तरीके से भी आप आई होप इस बात को समझ पाए होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपने टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आज की सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 1 रुपए 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 रुपए बन जाता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। देखो ये मैंने किसी को प्रिंसिपल 1 रुपए दिया था और वो हुआ क्या, वो 9 रुपए बन गया, यानी कि अमाउंट कितना बन गया, जाके 9 रुपए हो गया। और ये कितने साल में हुआ है, ये हुआ है साहब 60 वर्ष में। कितने वर्ष में हुआ है, 60 वर्ष में। तो 60 वर्ष में हमने ब्याज कितना कमाया, 8 रुपए। जब 8 रुपए हमने 60 वर्ष में ब्याज कमाया, देखो 8 रुपए हमने 60 वर्ष में ब्याज कमाया, कितने वर्ष में, 60 वर्ष। और किस पर कमाया, मूलधन पर कमाया, इंटू 100, तो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, जैसे मैंने अभी बताया था। क्योंकि इस क्वेश्चन का मैं ब्रीफ अगले क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसलिए मैंने ये शॉर्ट कर दिया गया। 0 से 0, 2 × 6, 2 × 8, 4 × 40/3, तो 13 × 39, 1/3, 13 सही 1/3 आपका सही जवाब होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी, 13 सही 1/3%। वैसे यहाँ पे सब में परसेंट होना चाहिए, 13 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी प्यारे बच्चों, और ये टेस्ट सीरीज से आप जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्यारे बच्चों आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए, हम आपको नई नई चीजें कंडक्ट कराते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और भी आने वाली क्लासेस आपको नियमित समय पे मिल पाए। तो प्यारे बच्चों आप जुड़े रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर।
हम आपके लिए डेली इस तरीके अच्छे अच्छे टॉप 15 क्वेश्चन लाते रहेंगे और ये सीरीज हमारी जब तक ये सारे एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक रेगुलर वे में चलती रहेगी। प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत जल्द अगले वीक से हो सकता है कि हम आपके लिए टॉपिक वाइज भी सेशन लेके आने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।